हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल हिंदी कानूनी जानकारी में। आज हम बात कर रहे हैं धारा 304 बी दहेज हत्या। दहेज हत्या के संबंध में हम यहाँ पर बात करते हैं। धारा 304 बी जब हमारी भारतीय दंड संहिता निर्मित हुई, हमारी भारतीय दंड संहिता यानी कि आईपीसी का निर्माण 1860 में अंग्रेजों के माध्यम से किया गया था और 1862 में इसको लागू कर दिया गया था। तब इसमें दहेज हत्या के लिए कोई भी कानून नहीं दिया गया था, इसलिए यहाँ पर सन 1986 में धारा 304 बी दहेज हत्या से संबंधित जोड़ी गई कि यदि कोई व्यक्ति दहेज हत्या करता है तो उसे कितनी सजा का प्रावधान होना चाहिए, क्या उसको दंड मिलना चाहिए और दहेज हत्या के दायरे कौन कौन से होंगे, यह इसमें जोड़ दिया गया। हालांकि इससे पहले दहेज प्रतिषेध अधिनियम भी लागू किया गया है, लेकिन भारतीय दंड संहिता में इसको जोड़ना आवश्यक था, इसलिए इसको धारा 304 बी के अंतर्गत इंक्लूड किया गया है। हम ये देखते हैं कि धारा 304 बी क्या कहती है। धारा 304 बी यानी कि इसकी जो शर्तें हैं, हम उसके बारे में बात करते हैं। यानी कि यदि कहीं पर दहेज हत्या हुई है तो उसके लिए हम उसको कैसे तय करेंगे कि ये दहेज हत्या की श्रेणी में है या नहीं है। इसके लिए हमें देखना पड़ेगा कि वह जिसकी मृत्यु हुई है, जिस ब्राइड की मृत्यु हुई है, उसके अप्राकृतिक कारणों से मृत्यु का होना दर्शित होना चाहिए। अप्राकृतिक कारण मतलब कैसे? मतलब कि आग से जल जाना या सुसाइड कर लेना, कुएं में गिर जाना, तालाब में गिर जाना और उसमें डूब करके अपनी जान दे देना, या गंभीर उपहति के कारण, उपहति मतलब चोट, यानी कि चोट के कारण उसकी मृत्यु हो जाना। यदि ऐसे कोई भी अप्राकृतिक कारण है, यानी कि प्राकृतिक कारण नहीं होना चाहिए। प्राकृतिक कारण कौन से होते हैं? जैसे कोई गंभीर बीमारी जो पुरानी समय से चली आ रही है, या कैंसर की कोई बीमारी हो गई, या किसी एक्सीडेंट में मृत्यु हो गई। मतलब कि ऐसा नहीं लगना चाहिए कि ये मृत्यु ससुराल वालों के माध्यम से कारित की गई हो सकती है, या आत्महत्या यदि ब्राइड ने की है तो उसका कारण ससुराल वाले हो सकते हैं। मतलब कि उसकी मृत्यु जो है अप्राकृतिक होनी चाहिए, पहली शर्त। दूसरी शर्त यह है कि यह अप्राकृतिक मृत्यु जो है वो विवाह के 7 वर्ष के अंदर होना चाहिए। यदि 7 साल से बाहर यदि हुई है तो उसको दहेज मृत्यु में नहीं लिया जाएगा। अब तीसरी शर्त यहां पर अधिरोपित की गई है, कौन सी वाली? कि मृत्यु के ठीक पहले दहेज की मांग की जानी चाहिए। अब दहेज की मांग ही नहीं करेंगे तो फिर कोई दहेज हत्या कैसे बनेगा? यानी कि दहेज की मांग की जानी चाहिए। अच्छा, एक और कारण है। क्या कारण हो सकता है? वो कारण ये है कि दहेज को लेकर के उस महिला के साथ मारपीट की गई हो, मानसिक रूप से उसको प्रताड़ित किया गया हो। मतलब यदि उससे ये कह दिया गया मानसिक रूप से, यानी कि मानसिक रूप से उसको इतना कष्ट दे दिया कि भैया यदि तुम दहेज नहीं लाओगे तो हम तुमको नहीं रखेंगे, या हम तुमको अपनी पत्नी तभी स्वीकार करते हैं जब आप दहेज लाके दो हमको। इस तरह से उसको मानसिक रूप से कष्ट देना,
शारीरिक चोट पहुंचाना यानी कि मारना पीटना, ये चीजें, यानी कि इस प्रकार का कोई उत्पीड़न आपने किया है उस महिला के साथ और उसके कारण उसकी मृत्यु हुई है, तो वो दहेज हत्या के अंतर्गत आएगा। यानी कि ये जो मैंने शर्तें बताई हैं, ये शर्तें होना उसके लिए आवश्यक है। अब और क्या है, एक बात और है कि आपको ये भी बता दूं मैं कि इसमें कितनी सजा होती है। यदि कोई व्यक्ति धारा 304B का अपराधी है तो वह कम से कम 7 वर्षों से और अधिक से अधिक आजीवन कारावास के दंड से दंडनीय होता है और जुर्माने से भी वो दंडनीय हो सकता है। यानी कि यहां पर 7 साल से कम की सजा नहीं होगी और आजीवन कारावास उसको हो सकेगा। इस तरह से यहां पर धारा 304B में सजा का प्रावधान भी किया गया है। अच्छा, बाकी जितनी सारी धाराएं हैं वो धाराओं में, उन सभी धाराओं में क्या है कि अभियोगी को ये सिद्ध करना पड़ता है कि अभियुक्त के द्वारा अपराध किया गया है। अभियुक्त मतलब आरोपी और अभियोगी मतलब जिसने उस सामने वाले पे आरोप लगाया है। यानी कि आरोप लगाने वाला जो होता है उसको ये सिद्ध करना होता है बाकी सभी धाराओं में कि सामने वाले ने ये अपराध किया है। लेकिन ये ऐसी धारा है जिसमें अभियुक्त को, यानी कि जिसने अपराध किया है या जिस पर आरोप है, उसको ये सिद्ध करना होता है कि ये अपराध मैंने नहीं किया है। इस प्रकार से हमने यहां पर धारा 304B को समझा। पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें और सब्सक्राइब भी कर लें ताकि अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल सके। धन्यवाद।